हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग? बहुत अच्छे हो, मैं भी बहुत अच्छा हूँ। सो माय नेम इज वैभव एंड आई वेलकम यू अगेन टू दिस न्यू वीडियो ऑफ चैप्टर नंबर 10 लाइट साइंस क्लास 10th। सो बच्चों, अब से पहले जितनी भी वीडियोस हुई हैं, जितने भी लेक्चर्स हुए हैं, पहले उनको देख कर आइए। ये बात मैं बार बार इसलिए बोलता हूँ क्योंकि अगर पहले के कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होंगे तो आगे के कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं हो पाएंगे। तो इसीलिए पहले के सारे वीडियोस अच्छे से देखकर आइए, रे डायग्राम्स की प्रैक्टिस करके आइए, उसके बाद ये लेक्चर देखना स्टार्ट करिए। तो बच्चों, आज के लेक्चर में हम रिफ्लेक्शन वाला पार्ट खत्म कर देंगे। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि जो मिरर फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव मिरर क्या होते हैं, डेली लाइफ में इनको कहां कहां पर हम यूज करते हैं, क्या इनके एप्लीकेशंस हैं, राइट। और मैग्निफिकेशन एक टर्म होती है, मैग्निफिकेशन, तो उसके बारे में पढ़ेंगे। तो ये जो टॉपिक्स हैं, मैग्निफिकेशन है और ये जो मिरर फॉर्मूला है, इनसे न्यूमेरिकल्स बहुत ज्यादा बनते हैं और बोर्ड एग्जाम में एक या दो न्यूमेरिकल्स तो आता ही आता है। तो चलिए आज तैयार हो जाइए, एक नए जोश के साथ, नए वीडियो के साथ हम पढ़ने जा रहे हैं यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर। सो माय डियर स्टूडेंट्स, कॉनकेव मिरर के रे डायग्राम्स आप लोग सब देख चुके होंगे, आपको समझ में आ चुका होगा, आई होप सो। अब कॉनकेव मिरर के जो रे डायग्राम्स हैं उसमें हमें पता चलता है कि कॉनकेव मिरर में किस तरह की इमेज बनती है, राइट। तो उसी तरह से उसी बेस पर हमें एक आइडिया मिल जाता है कि कॉनकेव मिरर को हम कहां कहां पर यूज कर सकते हैं। हमें ये पता है कि कॉनकेव मिरर में रियल और इन्वर्टेड इमेज बनती है। कॉनकेव मिरर कन्वर्जिंग मिरर होता है कि पैरेलल रेज आई, टकरा के वापस गई और एक पॉइंट पर मीट कर गई। तो ये जो कन्वर्जिंग नेचर है कॉनकेव मिरर का, ये बहुत ही वाइडली यूज्ड होता है। तो कॉनकेव मिरर्स को हम ऑटोमोबाइल्स की हेडलाइट्स में भी यूज कर सकते हैं, जो टॉर्चेस होती हैं, सर्च लाइट्स होती हैं, उनमें भी यूज कर सकते हैं। कॉनकेव मिरर को हम सोलर कुकर में भी यूज करते हैं, सोलर फर्नेसेस में भी यूज करते हैं। मींस बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहां पर हम कॉनकेव मिरर को यूज करते हैं। तो चलिए आइए वन बाय वन हम वही पढ़ते हैं। सो फर्स्ट यूज इज in the headlights of vehicles। जो व्हीकल्स हैं, जो ऑटोमोबाइल्स हैं, उनकी हेडलाइट्स में यूज होता है। क्यों यूज होता है, इसका क्या फायदा है, कॉनकेव मिरर ही क्यों? देखो एक डायग्राम से समझते हैं। जैसे आप सबने क्या कार की हेडलाइट देखी होगी, बस या ट्रक की हेडलाइट देखी होगी, उसमें से कैसी बीम निकलती है, ऑलमोस्ट पैरेलल। देखा है कभी? कभी देखना। जो कार की हेडलाइट्स होती हैं उनमें से रात के समय में देखना कि ऑलमोस्ट पैरेलल बीम ऑफ लाइट निकलती है। तो पैरेलल बीम का क्या फंक्शन है, मींस उसका क्या फायदा है? अगर सामने कोई ऑब्जेक्ट है, रात के अंधेरे में कुछ दिखता तो है नहीं, तो हमारी कोशिश ये रहती है कि जितनी लाइट एमिट कर रहा है हमारा बल्ब, हमारी हेडलाइट, जो भी लाइट एमिट कर रही है वो सारी की सारी लाइट उस ऑब्जेक्ट के ऊपर गिरे, वो सारी लाइट उस ऑब्जेक्ट के ऊपर पड़ जाए, तभी तो वो ऑब्जेक्ट क्लियर दिखाई देगा ना। अब मान लो लाइट की बीम ऐसे निकल रही है, डाइवर्जिंग बीम है, मान लो ऐसे दूर जा रही है, तो आधी लाइट तो इधर चली जाएगी, आधी इधर चली जाएगी, बचेगा क्या? तो वो ऑब्जेक्ट तो हमें क्लियर दिखाई नहीं देगा। ऑब्जेक्ट मान लो ये है, कोशिश ये रहती है कि सारी लाइट इसी के ऊपर गिरे। लेकिन अगर हमारी लाइट की बीम कुछ ऐसी हुई कि लाइट की बीम ऐसे जा रही है, आधी इधर से निकल गई, आधी इधर से निकल गई, बीच में बहुत थोड़ी लाइट बची, थोड़ी इसके ऊपर पड़ेगी, तो हमें ये थोड़ा सा ब्लर दिखाई देगा, क्लियर दिखाई नहीं देगा, है ना। तो हमारी कोशिश ये रहेगी कि जितनी लाइट निकल रही है ऑलमोस्ट 80% ऑफ दैट लाइट, सारी लाइट तो नहीं गिरती है खैर, ठीक है, फैक्ट क्या है कि पूरी की 100% लाइट नहीं गिरेगी इसके ऊपर, कुछ डाइवर्ज भी हो जाती है, बट अगर 80% भी गिरती है दैट इज सफिशिएंट। तो 80% ऑलमोस्ट अगर इसके ऊपर गिर जाए, मोस्ट ऑफ द लाइट अगर इसके ऊपर गिर जाए तो हमें ये दिखाई दे जाए।
कोशिश ये रहती है, तो उसके लिए पैरेलल बीम निकलना जरूरी है। और पैरेलल बीम निकालता है हमारा कॉनकेव मिरर। कैसे, डायग्राम से समझते हैं। देखो यहां पर एक ये हमारा बल्ब है जो हेडलाइट्स के अंदर लगा रहता है। देखा है कभी हेडलाइट के अंदर? कभी देखना, हेडलाइट के अंदर एक बल्ब लगा हुआ है, बहुत छोटा सा बल्ब लगा होता है, ठीक है। और उस बल्ब के जस्ट सामने एक छोटा सा कॉनकेव मिरर भी लगा रहता है। कभी देखा है? कॉनकेव मिरर अंदर होता है, बाहर से ऐसे दिखाई नहीं देगा। किस तरह से वो कॉनकेव मिरर रखा जाता है? देखो मैं थोड़ा एनलार्ज करके इस फिगर को बना रहा हूं ताकि समझ में आ जाए। थोड़ा सा बड़ा करके दिखाऊंगा, इतना बड़ा होता नहीं है, इतना बड़ा कॉनकेव मिरर नहीं होता, मैं सिर्फ समझाने के लिए बड़ा बना रहा हूं। ये है, ठीक है। ये जो बल्ब है, दिस इज द सोर्स ऑफ लाइट। ये बल्ब हो गया और ये हो गया हमारा कॉनकेव मिरर। अब ये जो बल्ब है ये कॉनकेव मिरर के फोकस पर रखा जाता है, ठीक है। इस कॉनकेव मिरर का कुछ ना कुछ फोकस तो होगा ना, तो ये बल्ब कॉनकेव मिरर के फोकस पर रखा जाएगा। पहले इस कॉनकेव मिरर का फोकस जान लिया जाता है, उसके बहुत सारे तरीके हैं। तो एक बार इसका फोकस पता चल जाए, मतलब फोकल लेंथ पता चल जाए, तो उस पॉइंट पर हम इस बल्ब को फिक्स कर देते हैं। इसके फोकस पर यह बल्ब फिक्स हो जाएगा। दैट मीन्स कि यहां से जो लाइट रेज निकलेंगी ऐसे, इस बल्ब से लाइट रेज कैसे निकलेंगी? ऐसे निकलेंगी, ठीक है, ऐसे निकलेंगी। तो सारी रेज कहां टकरा रही है? कॉनकेव मिरर से टकरा रही है। फोकस से लाइट रेज निकल रही है, वो रिफ्लेक्ट होने के बाद ऐसे पैरेलल जाती है। देखो रिवर्स कंडीशन है, याद करो रे डायग्राम्स में, पैरेलल रेज आ रही हैं, रिफ्लेक्ट होने के बाद फोकस पर मीट कर रही है। अगर कोई लाइट सोर्स फोकस पे रख दिया जाए तो फोकस से लाइट रेज निकल रही हैं और रिफ्लेक्ट होने के बाद पैरेलल जाएंगी। रिवर्स हो गया ना? तो ऐसा ही यहां पर होता है। तो यहां पर जितनी भी रिफ्लेक्टेड रेज हैं, यहां से टकरा के सारी रेज पैरेलल बाहर निकलती हैं, लाइक दिस। रिफ्लेक्शन के बाद ये सारी रेज ऐसे पैरेलल बाहर निकलेंगी। और सबसे बाहर क्या लगा रहता है? वो तो एक ग्लास है, कांच का टुकड़ा है, वो मिरर नहीं है। हेडलाइट में जो सबसे आउटर पर लगा रहता है ना, ऐसे बाहर की तरफ निकला रहता है ऐसे शीशा, वो तो क्या है? वो तो एक ग्लास है, कांच का टुकड़ा है। तो उसमें से लाइट रेज पास हो जाएंगी, वो ट्रांसपेरेंट होता है, ठीक है। तो उसमें से लाइट रेज पास हो जाएंगी और फिर बाहर निकलेंगी। ये जो लाइट रेज है ये पैरेलल है, तो यहां पर एक ऐसे शीशा लगा हुआ है, उसको शीशा बोलते हैं, एक्चुअली वो मिरर नहीं होता, एक ग्लास का पीस है। तो यहां क्योंकि ट्रांसपेरेंट होता है तो ये लाइट रेज सारी बाहर निकल जाएंगी। तो देखो ऑलमोस्ट पैरेलल है। तो जो पैरेलल बीम बाहर निकलेगी, ये कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, रोड के ऊपर कोई ऑब्जेक्ट है, कार के सामने, तो सारी रेज ऑलमोस्ट इसके ऊपर गिरेंगी। मोस्ट ऑफ द रेज विल फॉल ऑन दिस ऑब्जेक्ट। तो ये ऑब्जेक्ट हमें क्लियर नजर आएगा। सो दिस इज व्हाई वी यूज कॉनकेव मिरर इन द ऑटोमोबाइल्स हेडलाइट्स। और यही रीजन है कि हम इसको सर्च लाइट्स या फिर टॉर्चेस में भी यूज करते हैं। टॉर्चेस की भी बीम कैसे निकलती है? लाइट रे ऐसे निकलती है ना, ऑलमोस्ट पैरेलल, मतलब फैलती नहीं है। हमारी कोशिश ये रहती है कि उस लाइट बीम को ऐसे फैलने ना दिया जाए, क्योंकि अगर वो फैल गई, चारों तरफ फैल गई, तो क्या होगा? हमारा जो ऑब्जेक्ट है सारी रेज उसके ऊपर नहीं गिरेंगी और हमें वो दिखाई नहीं देगा। हमारी कोशिश ये रहती है कि कम से कम फैले। देखो रियल में क्या होता है कि जो लाइट रेज निकलती हैं वो ऑलमोस्ट ऐसे निकलती है, ये बीम होता है, एग्जैक्टली पैरेलल नहीं होता। कोशिश हमारी ये रहती है कि द रेज शुड बी एज क्लोज एज पॉसिबल। रेज ऐसे फैले ना, जितनी हो सके उतना क्लोज रहे।
ठीक है, ऐसे चली गई, ऐसे चली गई, तो ये नहीं होना चाहिए, ये चल जाएगा, ये चल जाएगा, ये नहीं चलेगा। ठीक है, चलो आई होप ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट यूज की बात करते हैं। नेक्स्ट यूज आता है, इसे हम डॉक्टर्स मिरर भी बोलते हैं। डॉक्टर्स मिरर, डॉक्टर बहुत यूज करते हैं इस मिरर का, कॉनकेव मिरर का, खासकर डेंटिस्ट लोग जो होते हैं, ईएनटी स्पेशलिस्ट जो होते हैं, जो ये ईयर नोज थ्रोट के डॉक्टर्स हैं और डेंटिस्ट लोग हैं, तो ये लोग इस मिरर का बहुत यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि सपोज करो जो डेंटिस्ट हमारे टीथ को एग्जामिन करते हैं, वो क्या बोलते हैं हमसे, मुंह खोलो, ऐसे मुंह खोल दिया। अब मुंह खुलवा के वो क्या करते हैं, अंदर एक शीशा लगाते हैं, ऐसे मुंह खुलवा के अंदर एक शीशा लगवाएंगे, तो मतलब वो मिरर होता है। तो मिरर में अंदर झांक कर देखते हैं हमारे टीथ की क्या पोजीशन है। तो वो जो मिरर होता है वो क्या होता है, कॉनकेव मिरर होता है। क्यों कॉनकेव मिरर ही क्यों? क्योंकि वो जो टीथ हैं दे आर वेरी क्लोज टू दैट मिरर। मिरर को टीथ के बहुत ही क्लोज रखा जाता है, इसलिए वो जो टीथ हैं, टीथ क्या हो जाएंगे, अब ऑब्जेक्ट की तरह काम करेंगे। और जो मिरर है, तो ऑब्जेक्ट इज वेरी नियर टू मिरर, दैट मीन्स रे डायग्राम याद करो, इसलिए बोलता हूं कि पहले लेक्चर्स पूरे क्लियर करके आया करो। रे डायग्राम में जो हमारा कॉनकेव मिरर का सबसे लास्ट वाला केस था, वो क्या था कि अगर ऑब्जेक्ट को हम मिरर के बिल्कुल पास में रखते हैं, दैट मीन्स फोकस और पोल के बीच में रखते हैं, तो उसकी इमेज कहां बनती है, एट द बैक साइड ऑफ द मिरर, एंड एनलार्ज्ड इमेज बनती है, बड़ी इमेज बनती है। ऐसा ही यहां पर होता है। तो डॉक्टर्स ऐसे इतना क्लोज ले जाते हैं दांतों के कि वो जो दांत हैं, जो टीथ हैं, अब वो ऑब्जेक्ट है ना हमारे लिए, ऑब्जेक्ट की जो इमेज है, वो जो ऑब्जेक्ट है वो कहां पर है, पोल एंड फोकस के बीच में है, बिकॉज बहुत क्लोज है मिरर के। तो उनकी जो इमेज है वो मिरर के बैक साइड पर ही बनेगी और एनलार्ज्ड बनेगी, बड़ी बनेगी। तो डॉक्टर्स को, डेंटिस्ट को वो जो टीथ है बड़े साइज के दिखाई देते हैं, तो इसलिए वो आसानी से देख सकते हैं कि कहीं छोटी जगह पर कोई दांत कैविटी तो नहीं हो गई, ठीक है, या कोई और प्रॉब्लम तो नहीं हो गई, तो उनको क्लियरली दिखाई दे जाता है, वो बड़ा करके दिखाता है। ठीक है, इरेक्ट इमेज बनती है और एनलार्ज्ड इमेज बनती है। क्यों बनती है? क्योंकि टीथ को डॉक्टर ने पोल एंड फोकस के बीच में रख दिया, इसलिए एनलार्ज्ड इमेज बन गई। बात समझ में आ गई? इसी तरह से दूसरे डॉक्टर्स भी ऐसे करते हैं। अगर किसी ऑर्गन की उनको एनलार्ज्ड इमेज देखनी है, जैसे ईएनटी स्पेशलिस्ट हैं, तो अपने ना यहाँ फोरहेड पर लगा कर रखते हैं मिरर, फोरहेड पर ऐसे, फोरहेड पर ऐसे सामने मिरर लगा रहता है। तो वो जैसे फोकस करेंगे, बहुत क्लोज जाएंगे, फोकस करेंगे, तो जैसे मुंह खुलवा के उन्हें थ्रोट के अंदर कुछ देखना है, ठीक है, ईयर के अंदर कुछ देखना है, हालांकि उनके पास और भी मशीन्स होती हैं और भी डिवाइसेस होते हैं, लेकिन फिर भी वो इस मिरर का यूज करते हैं। ओके, चलो सेकंड यूज क्या हो जाएगा? सेकंड यूज हो जाएगा इसका, यूज्ड एज डॉक्टर्स मिरर, यूज्ड एज डॉक्टर्स मिरर। डॉक्टर का मिरर इसको बोला जाता है। क्वेश्चन ये आ सकता है, why concave mirror is called doctor's mirror? Why? Because mostly doctors use this mirror for examining the organs. डेंटिस्ट का एग्जांपल दे सकते हैं। तो जैसे मैंने समझाया वैसे ही सब नोट्स में लिखा हुआ है। एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूं। डेंटिस्ट लोग क्या करेंगे, उस कॉनकेव मिरर को मुंह के अंदर डलवाएंगे और मुंह खुलवा के अंदर डालेंगे, और वो जो टीथ हैं वो ऑब्जेक्ट का काम करेंगे। अब टीथ बिल्कुल क्लोज है, तो मतलब जो टीथ है वो अब पोल और फोकस के बीच में हो जाएगा, बिल्कुल क्लोज में है। तो पोल एंड फोकस के बीच में जब ऑब्जेक्ट होता है तो उसकी इमेज बनती है एनलार्ज्ड, वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक है, एट द बैक साइड ऑफ द मिरर। तो यहां पर भी ऐसा ही होता है। तो मिरर के पीछे बड़े बड़े दांत दिखाई देते हैं राक्षसों वाले, तो बड़े बड़े दांत देखकर टीचर याद आ रहा है, डॉक्टर जो है वो देख लेता है कि कहां पर क्या कमी है, राइट? ओके, थर्ड यूज हो जाएगा इसका, यूज्ड इन सोलर कुकर्स।
यूज्ड इन सोलर कुकर्स। सोलर कुकर्स में ये कैसे यूज होता है? अगेन वही कॉन्सेप्ट यूज होता है इसका। सन रेज आ रही है, इंफिनिटी से आ रही है रेज, तो पैरेलल होंगी। कॉनकेव मिरर फिट होते हैं, फिक्स्ड किए जाते हैं उस सोलर कुकर के अंदर। सोलर कुकर देखा है कभी? वैसे आज के टाइम में बहुत ज़्यादा यूज तो नहीं होता सोलर कुकर का, बट पहले बहुत होता था, 20-25 साल पहले बहुत होता था। आज भी होता होगा, कहीं पर होता है, लेकिन उतना नहीं है। लेकिन इसकी जो वर्किंग है वो डिपेंड करती है कॉनकेव मिरर के कॉन्सेप्ट पर। इसके अंदर जो कॉनकेव मिरर लगे रहते हैं वो पैरेलल रेस को एक पॉइंट पर फोकस करा देते हैं। कॉनकेव मिरर यही तो करता है। तो पैरेलल रेस को एक पॉइंट पर फोकस करा देंगे, उस पॉइंट पर सन की रेस इकट्ठा हो जाएंगी। अब इतनी सारी रेस एक ही पॉइंट पर इकट्ठा हो जाती हैं तो क्या होगा? बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होती है। ठीक है, अब उसके अंदर भी बर्नर्स वगैरह लगे रहते हैं, तो फिर उसके ऊपर हम अपना कुकर या जो भी बर्तन रखना है उसमें खाना कुक होता रहता है, उस हीट से कुक होता रहता है। तो सोलर कुकर किस कॉन्सेप्ट पर काम करेगा? सोलर कुकर काम करता है कॉनकेव मिरर के कॉन्सेप्ट पर कि पैरेलल रेज आती हैं, सन रेज आती हैं, देखो ये पैरेलल सन रेज आ रही है। ये वाला जो पोर्शन है ये प्लेन मिरर होता है, प्लेन मिरर। ये वाला जो पोर्शन मैंने बनाया है दिस इज प्लेन मिरर विच इज ऑल्सो कॉल्ड रिफ्लेक्टर। प्लेन मिरर क्यों यूज किया? ये प्लेन मिरर ऐसे एंगल पर खुलता है, जैसे खुलेगा ना तो ऐसे सनरेज आएंगी, टकरा के नीचे की तरफ जाएंगी। जैसे ये रे आई, ये रे आई, यहां पर टकराएगी, ऐसे जाएगी नीचे। ये रे यहां पर टकराएगी, वो ऐसे जाएगी नीचे। यहां पर टकराएगी, वो ऐसे जाएगी नीचे। तो ये जो रिफ्लेक्टर यूज होता है, ये जो प्लेन मिरर यूज हो रहा है, ये क्यों यूज हो रहा है? ताकि जो सन रेज आ रही है वो रिफ्लेक्ट होने के बाद सोलर कुकर के अंदर चली जाए। ये वाला पार्ट होता है जहां पर कॉनकेव मिरर्स लगे रहते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे ये तो प्लेन मिरर हो गया, यहां से रेज आई, टकराएंगी, वापस आएंगी, और यहां पर देखो ये भी पैरेलल रेज ही हैं, दीज आर आल्सो पैरेलल रेज। तो ये जितनी भी पैरेलल रेज हैं, तो यहां पर कहीं मैं बड़े साइज का बना रहा हूं, यहां पर कहीं कॉनकेव मिरर लगा होगा, और ये जो भी पैरेलल रेज हैं ऐसे आई, ठीक है, वो कहीं ना कहीं जाकर फोकस पर मीट कर जाएंगी। पैरेलल रेज आ रही हैं, कॉनकेव मिरर कहीं अंदर रखा हुआ है, यहां पर पैरेलल रेज टकराएंगी, एंड वी नो कि कॉनकेव मिरर पैरेलल रेज को एक पॉइंट पर फोकस कर देता है। ये फोकस कर दिया, इस पॉइंट पर बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस हो जाएगी, और इसके ऊपर कुछ बर्नर वगैरह लगा रहता है, पूरा डिजाइन होता है अच्छे से, और उस स्टैंड के ऊपर हम अपना कुकर या जो भी बर्तन कंटेनर जो भी हमें रखना हो उसके अंदर खाना रख देते हैं, तो वो कुक होता रहता है। तो ये पॉइंट है। ऐसे ही इसमें बहुत सारे कॉनकेव मिरर्स लगे रहते हैं, एक नहीं होता 3, 4, 6, डिपेंड करता है कितना बड़ा है कुकर, वो सोलर कुकर। तो 2 मिरर्स भी, कॉनकेव मिरर 2 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं। 4 होंगे तो 4 बर्नर्स बन जाएंगे, 6 होंगे तो 6 बर्नर्स बन जाएंगे, मतलब उसके अंदर हम 6 कुकर रख सकते हैं। छोटे साइज का भी आता है, बड़े साइज का भी आता है, डिपेंड करता है। सो दिस इज हाउ सोलर कुकर में कॉनकेव मिरर का यूज होता है। ठीक है बच्चों, चलो अब आगे क्या है एक और इसका छोटा सा यूज है, ये शेविंग मिरर की तरह भी यूज हो सकता है। अब इसका रीजन तो तुम बता ही सकते हो। शेविंग मिरर की तरह भी यूज हो सकता है। शेविंग मिरर में क्यों? वैसे तो हम सलून में जाते हैं या घर पे भी शेव करते हैं, तो प्लेन मिरर में एक्चुअली कर लेते हैं,
क्योंकि प्लेन मिरर में सेम साइज का फेस दिखाई देता है। लेकिन कहीं कहीं पर अगर जिसको अपना फेस थोड़ा बड़ा दिखना हो तो वो कॉनकेव मिरर का यूज कर सकता है। कॉनकेव मिरर को बहुत पास में रखा जाएगा, ठीक है, बहुत पास में, थोड़े बड़े साइज का कॉनकेव मिरर होता है, बड़े साइज का होता है, तो उसका फोकस भी काफी आगे होता है। जितने बड़े साइज का मिरर होगा फोकस उतना ही दूर होगा। कैसे? एक मिरर ये है, एक मिरर ये है, इसका फोकस थोड़ा सा पास में होगा और इसका फोकस दूर होगा। साइज पर डिपेंड करता है। तो शेविंग मिरर की तरह इसको यूज कर सकते हैं। थोड़ा सा फेस के पास में रखेंगे तो हमारा जो फेस है इसके पोल और फोकस के बीच में आ जाता है, ठीक है, तो वो बड़ी इमेज हमें दिखाई देती है, राइट। नेक्स्ट इज यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। इजी सा टॉपिक है, ये थियोरेटिकल है, इसमें कोई डायग्राम्स वगैरह नहीं है। कॉन्वेक्स मिरर के यूजेस बहुत ज्यादा नहीं है। कॉन्वेक्स मिरर के यूजेस बस एक दो यूज करेंगे, बहुत ज्यादा है भी नहीं एक्चुअली। यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, सी, इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट यूज है वो ये है कि सभी ने देखा होगा कि कोई भी ऑटोमोबाइल हो, चाहे वो बाइक है, स्कूटर है, बस है, ट्रक है, कार है, कुछ भी है, उसके साइड में एक छोटा सा मिरर लगा रहता है, होता है ना। कार के बाहर देखोगे एक छोटा सा मिरर लगा रहता है साइड में, चाहे वो बस है, ट्रक है, सब में लगा रहता है। क्यों? ताकि ड्राइवर को पीछे का नजर आ जाए, ताकि ड्राइवर पीछे का देख सके। अब पीछे इतना बड़ा ट्रक आ रहा है, मान लो इतनी बड़ी बस आ रही है, तो ड्राइवर उसमें देखकर पता लगा सकता है कि पीछे से क्या आ रहा है, पीछे से ट्रक आ रहा है या बस आ रही है, तो उसी के अकॉर्डिंग फिर वो ड्राइव करता है। मतलब कि सेफ्टी पर्पस के लिए ये मिरर बहुत जरूरी है। ड्राइवर को पता चल जाता है कि पीछे से कौन सा व्हीकल आ रहा है, तो वो सेफली ड्राइव कर सकता है। और पीछे का बहुत वाइड व्यू उस छोटे से मिरर में दिखाई दे जाता है। पीछे का देखो, देखा होगा सबने, तो बड़ी कॉमन सी बात है, पीछे का जितना भी वाइडर व्यू है, बड़े बड़े पेड़ हैं और ये सब रोड जा रही है, पीछे 2-3 ट्रक्स आ रहे हैं, तो सब कुछ उस छोटे से शीशे में दिखाई दे जाता है ना। तो ड्राइवर को पता चल जाता है कि पीछे से क्या क्या आ रहा है और वो उसके अकॉर्डिंग सेफली ड्राइव कर सकता है टू अवॉइड एन एक्सीडेंट। अब ऐसा क्यों होता है? कॉन्वेक्स मिरर में हम जानते हैं, कॉन्वेक्स मिरर में जो इमेज बनती है कहां पर बनती है? बिहाइंड द मिरर बनती है। कैसी बनती है? छोटे साइज की बनती है और वर्चुअल एंड इरेक्ट बनती है। तो इसी चीज का फायदा उठाया गया और ये एक मिरर बना दिया। इसको साइड मिरर या फिर रियर व्यू मिरर भी बोलते हैं, यूज्ड एज साइड मिरर और रियर व्यू मिरर। रियर का मतलब होता है बैक साइड, रियर का मतलब बैक साइड, पीछे का, और व्यू का मतलब देखना, तो मतलब ये पीछे का देखने में हेल्प करता है, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड रियर व्यू मिरर। और साइड मिरर क्योंकि साइड में लगाया जाता है, इसलिए साइड मिरर बोलते हैं, ठीक है। हाँ जी बच्चों, तो अब इसका हम थोड़ा सा रे डायग्राम तो बना चुके हैं, ठीक है। एक बार फिर से 2 मिनट रे डायग्राम से देख लेते हैं कि पीछे का जो भी ऑब्जेक्ट है, ये हमारा कॉन्वेक्स मिरर है, ये कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये इसका फोकस हो गया, ये पोल हो गया, ऐसे कोई रे आई, वो ऐसे रिफ्लेक्ट होकर जाएगी, ऐसे कोई रे आई, वो ऐसे जाएगी और इसे पीछे प्रोड्यूस किया, तो ये छोटे साइज की इमेज बन गई, खत्म बात। तो यही इमेज बनती है उस मिरर के अंदर,
चाहे बहुत बड़ा ट्रक हो, उसकी भी छोटी सी इमेज उस मिरर के अंदर बन जाती है। बात समझ में आ गई? तो इसमें हम कैसे लिखेंगे? यूज्ड एज साइड मिरर और रियर व्यू मिरर टू ड्राइव safely. It helps to see the wider view of backside as it forms diminished, छोटे साइज की virtual and erect image, virtual and erect image, क्योंकि डिमिनिश्ड छोटे साइज की बनाता है, मिरर के अंदर बनाता है, ठीक है, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनाता है, तो इसीलिए इस मिरर का हम यूज करते हैं टू ड्राइव सेफली। क्लियर हो गई बच्चों? बात क्लियर हो गई? बहुत बढ़िया। तो दीज आर द यूजेस ऑफ स्फेरिकल मिरर्स, ठीक है। तो ये दौड़ हो गई भाई। अब हम बात करेंगे मिरर फॉर्मूला, द लास्ट टॉपिक ऑफ रिफ्लेक्शन। थोड़ा लंबा हो गया ना, और जब तक पूरा डिटेल में ना समझाएं तो मजा नहीं आता। आप लोगों को एक एक चीज क्रिस्टल क्लियर हो जानी चाहिए, आप लोगों को एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए, ये मेरी कोशिश रहती है। ऑनलाइन में और ज्यादा दम लगाना पड़ता है पढ़ाने में, क्योंकि हमारे सामने तो बच्चे होते नहीं हैं, है ना। अब क्लासरूम में जो फिजिकल क्लासेस होती हैं, ऑफलाइन होती है, उसमें सामने बच्चे बैठे हैं, उनके माइंड में कोई क्वेश्चन आया तो तुरंत पूछ सकते हैं, लेकिन ऐसे वर्चुअल क्लासेस में वो पॉसिबल नहीं होता। तो मेरी कोशिश ये रहती है कि आपके माइंड में कोई क्वेश्चन ना रहे, ईच एंड एवरीथिंग मैं क्लियर कर दूं। कोशिश तो यही रहती है, लेकिन फिर भी अगर कोई ऐसा कोई क्वेश्चन है, आप लोगों का कोई डाउट है, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जाकर अपने डाउट्स जरूर पूछा करो, ठीक है। चलो भाई आगे बढ़े, गाड़ी को आगे खींचते हैं, धीरे धीरे हौले हौले गाड़ी आगे चलेगी और हम पढ़ते जाएंगे, धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे, पढ़ेंगे तभी तो बढ़ेंगे। अब हमारा नेक्स्ट है मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? मिरर फॉर्मूला क्या होता है? जिस फॉर्मूले से मिरर बनता है वो फॉर्मूला होता है? नहीं, मिरर फॉर्मूला एक ऐसा फॉर्मूला है जिससे हम ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, इमेज का डिस्टेंस एंड फोकल लेंथ, इन तीनों को आपस में रिलेट कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि इट इज द रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ ऑफ द मिरर, डिस्टेंस of object and distance of its image। कभी कभी मिरर फॉर्मूले की डेफिनेशन भी आ जाती है, क्वेश्चन कुछ भी आ सकता है भाई बोर्ड में। अभी कुछ साल पहले मैंने देखा था, डिफाइन मिरर फॉर्मूला, व्हाट यू मीन बाय मिरर फॉर्मूला। अब फॉर्मूला है, फॉर्मूले को डिफाइन कैसे करेंगे भाई? अब फॉर्मूला ये होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब बोलेंगे इसको डिफाइन करो, क्या डिफाइन करें भाई इसमें? ये तो मैथमेटिकल है, हम लिख सकते हैं, डिफाइन क्या करेंगे? तो इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं? जैसा लिखा हुआ है वैसा ही स्टेटमेंट की फॉर्म में डिफाइन कर दो। इट इज द होल स्क्वायर ऑफ द सम ऑफ टू क्वांटिटीज। दो क्वांटिटीज हैं ए और बी, इन दोनों का सम हुआ ए प्लस बी, उसका होल स्क्वायर हो गया, बस वही लिखना है। ऐसे ही मिरर फॉर्मूला है,
हमारे पास एक ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस होता है, ऑब्वियसली कोई भी मिरर होगा उसके सामने ऑब्जेक्ट रखना है। अब चाहे वो प्लेन मिरर हो, कॉन्वेक्स हो या कॉनकेव, उसके सामने हमने ऑब्जेक्ट रखा। अब ऑब्जेक्ट का कुछ तो डिस्टेंस होगा ना मिरर से, और डिस्टेंस हम कहां से मेजर करते हैं? पोल से। तो उसका कुछ डिस्टेंस होगा ऑब्जेक्ट का। अब उस ऑब्जेक्ट की इमेज भी बनेगी। अब चाहे वो इमेज बने बैक साइड बने या इन फ्रंट ऑफ द मिरर बने, कहीं पर भी बने, उस इमेज का भी कुछ डिस्टेंस होगा, है ना? ओके। अब जो वो हमारा मिरर है उसकी कुछ फोकल लेंथ भी होगी। तो फोकल लेंथ, डिस्टेंस ऑफ इमेज और डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, इन तीनों को कंबाइन कर दिया। कंबाइन का मतलब इन तीनों के बीच में क्या रिलेशन है, उस रिलेशन को हम बोलते हैं मिरर फॉर्मूला। उसे हम एक इक्वेशन की फॉर्म में लिखते हैं। क्या होता है वो इक्वेशन? 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। f क्या होता है? f इज द फोकल लेंथ, f इज द फोकल लेंथ ऑफ मिरर। अच्छा ये बताओ, कौन सा मिरर है भाई? कॉनकेव। ये इसका फोकस हो गया, ये इसकी फोकल लेंथ हो गई। कौन सा मिरर है भाई? कॉन्वेक्स। अब इसका फोकस कहां होता है? राइट साइड में होता है ना? बिहाइंड द मिरर होता है। ये इसका फोकस हो गया और ये इसकी फोकल लेंथ हो गई। पोल से फोकस तक का जो डिस्टेंस होता है उसे फोकल लेंथ बोलते हैं। ओके। फोकल लेंथ से हमें पता चल जाता है कि मिरर का साइज क्या है। अभी मैंने बताया था जितना बड़ा मिरर होगा उसका फोकल लेंथ उतना ही ज्यादा होगा। ओके। अब प्लेन मिरर बनाते हैं। प्लेन मिरर का फोकल लेंथ क्या होगा? अरे बाप रे सर, ये क्या पूछ लिया? अरे सही पूछा है भाई। प्लेन मिरर का फोकल लेंथ क्या होगा? मेरे ख्याल से प्लेन मिरर का फोकल लेंथ इनफाइनाइट होना चाहिए। फोकल लेंथ क्या होता है? फोकल लेंथ होता है, अगर इसको हम सर्कल पूरा कंप्लीट कर दें, इसका सर्कल पूरा कंप्लीट कर दें तो उसका कहीं सेंटर ऑफ कर्वेचर आएगा। याद आ रहा है कुछ? ठीक है, मतलब उसका कोई रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा, उसका हाफ कर दे तो फोकल लेंथ, उसका हाफ कर दे तो फोकल लेंथ बन जाएगा, है ना? लेकिन ये जो प्लेन मिरर है ये तो बिल्कुल स्ट्रेट है, तो इसका सर्कल तो बना नहीं सकते। ये तो स्ट्रेट लाइन है ना, सर्कल हम किसका बना सकते हैं? ये जो कर्व्ड पार्ट है, क्योंकि यही सर्कल से बना है, उस स्फीयर को काट के ही तो बने हैं ना कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव। तो ये तो उस स्फीयर के पार्ट है, ये तो ऑलरेडी स्फेरिकल है, तो इनका स्फीयर हम कंप्लीट कर सकते हैं। हम सेंटर को लोकेट कर सकते हैं, हम फोकस को लोकेट कर सकते हैं। लेकिन प्लेन मिरर का क्या करें? ये तो बिल्कुल स्ट्रेट है, इसका कोई कर्व नहीं है, तो इसका कोई भी स्फीयर या सर्कल नहीं बन सकता। दैट मीन्स कि इसका जो सेंटर होगा उसे हम लोकेट ही नहीं कर सकते, कहीं इसका सेंटर बहुत ही आगे जाकर होगा। देखो इसको ऐसे समझो, इसको ऐसे समझते हैं, ये छोटा सा कॉनकेव मिरर मैंने लिया, ये इसकी फोकल लेंथ हो गई, ठीक है। इससे बड़ा लेते हैं, कॉनकेव मिरर इससे बड़ा ले लेते हैं। इसकी फोकल लेंथ इंक्रीज हो गई, और बड़ा ले लेते हैं। इसकी फोकल लेंथ और आगे होगी, कहीं और इंक्रीज हो जाएगी, और बड़ा ले लो।
उसकी फोकल लेंथ और इंक्रीज हो जाएगी, और बड़ा ले लो, फोकल लेंथ और इंक्रीज हो जाएगी। जितना बड़ा लेते रहो लेते रहो लेते रहो और उसको बिल्कुल स्ट्रेट कर दो। हम क्या कर रहे हैं, हम कॉनकेव मिरर को ऐसे बड़ा करते जा रहे हैं, उसको ऐसे खींचते जा रहे हैं, बड़ा करते जा रहे हैं, मतलब वो धीरे धीरे स्ट्रेट हो रहा है। जितना वो बड़ा हो रहा है उसका फोकल लेंथ उतना ही आगे जा रहा है। उसको खींच के और बड़ा कर दिया और बड़ा कर दिया, पहले इतना था अब इतना कर दिया, अब इतना कर दिया, फिर और बड़ा कर दिया। तो मतलब वो अगर वो स्ट्रेट बन गया तो उसका फोकल लेंथ तो बहुत आगे हो जाएगा, बहुत दूर हो जाएगा। तो दैट मीन्स अगर कोई स्ट्रेट मिरर है, कोई प्लेन मिरर है, उसका फोकल लेंथ बहुत दूर होता है, इनफाइनाइट पर होता है। चाहे उसको ऐसे समझ लो या फिर जो मैंने इससे पहले एग्जांपल दिया था कि प्लेन मिरर का कोई कर्वेचर तो होता नहीं है, तो मतलब उसका कोई सेंटर भी नहीं होगा, और अगर सेंटर मानना ही है तो बहुत दूर मानेंगे। अगर इस प्लेन मिरर का हम कोई कर्वेचर बनाने लगे तो बहुत बहुत बड़ा स्फीयर बनेगा, तो मतलब उसका जो सेंटर रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा वो भी बहुत ज्यादा होगा, उसकी जो फोकल लेंथ होगी वो भी बहुत ज्यादा होगी। तो दैट मीन्स कि जो प्लेन मिरर होता है उसका जो फोकल लेंथ है वो इनफाइनाइट मानते हैं। क्लियर हो गई बात? चलो, तो ये तो फोकल लेंथ हो गया। v क्या है? v होता है डिस्टेंस ऑफ इमेज, डिस्टेंस ऑफ इमेज, स्मॉल v है ये। स्मॉल u क्या होता है? इट इज द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। मतलब ये क्या है, u कोई वेरिएबल है, जैसे हम x y मान लेते हैं मैथ्स में, लेट द वैल्यू बी x, ऐसे मानते हैं ना। तो यहां पर u एंड v लिया हुआ है। u क्या है? डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, और v क्या है? डिस्टेंस ऑफ इमेज। तो ये हमारा मिरर फॉर्मूला बन गया। जब न्यूमेरिकल्स आते हैं तो यही फॉर्मूला हम यूज करते हैं। इस फॉर्मूले की हेल्प से हम किसी भी मिरर की फोकल लेंथ निकाल सकते हैं, डिस्टेंस ऑफ इमेज निकाल सकते हैं, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट पता कर सकते हैं। ठीक है, तो ये फॉर्मूला लगाते हैं हम न्यूमेरिकल्स में। तो दिस इज द मिरर फॉर्मूला, राइट। अब हमें ये भी देखना होता है कि फोकल लेंथ, डिस्टेंस ऑफ इमेज, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट ये पॉजिटिव है नेगेटिव है। अगर हम ऐसे अगर कॉनकेव मिरर लेते हैं, कॉनकेव मिरर लेते हैं तो उसमें सारी चीजें कहां पर है? लेफ्ट साइड में है, सारी चीजें लेफ्ट साइड में है, तो सारी चीजें नेगेटिव होगी, पहले मैं बता चुका हूं। कॉनकेव मिरर में फोकल लेंथ क्या होगी? माइनस में होगी। कॉनकेव मिरर की बात कर रहे हैं, इमेज का डिस्टेंस क्या होगा? v क्या होगा? वो भी माइनस में होगा। और u क्या होगा? ये तो माइनस में होता ही है, क्योंकि जो ऑब्जेक्ट है हमेशा हम लेफ्ट साइड ही रखते हैं। और बात करें अगर कॉन्वेक्स मिरर की, कॉन्वेक्स मिरर में सारी चीजें कहां पर है? राइट साइड में है। उसका फोकल लेंथ, उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर, एवरीथिंग इज बिहाइंड द मिरर, मतलब कि राइट साइड में है। ओके, तो दैट मीन्स कि उसका जो फोकल लेंथ होगा कॉन्वेक्स मिरर का पॉजिटिव होगा, प्लस में होगा। जो डिस्टेंस ऑफ इमेज होगा, इमेज कहां बनती है? राइट साइड में बनती है। कॉन्वेक्स मिरर में इमेज कहां बनती है? राइट साइड में बनती है ना, बिहाइंड द मिरर। तो इमेज का डिस्टेंस क्या होगा? पॉजिटिव होगा। ऑब्जेक्ट लेफ्ट साइड में ही रखा जाएगा, चाहे कोई सा भी मिरर हो, तो ऑब्जेक्ट क्या होगा? नेगेटिव ही होगा। ठीक है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस माइनस में ही होगा, राइट। तो दिस इज द मिरर फॉर्मूला। अब इसके और भी बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं, उसकी बात कर लेते हैं। मैग्निफिकेशन एक टर्म आती है, मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन, मैग्नीफाई का मतलब क्या है? बड़ा, है ना, बड़ा होना, मैग्नीफाई हो गया, मैग्नीफाइड इमेज है। मैग्निफिकेशन हमें बताता है कि इमेज बड़े साइज की बनी है या छोटे साइज की बनी है या फिर इक्वल साइज की बनी है। मैग्निफिकेशन एक्चुअली क्या है? इट इज द रेशो,
जब हम साइज को या वैल्यू को कंपेयर करते हैं, किन्हीं भी दो चीजों में जब हम कंपैरिजन करते हैं तो रेशो फाइंड आउट करते हैं ना, तो रेशो यहां पर किसके बीच में होती है? साइज ऑफ ऑब्जेक्ट एंड साइज ऑफ इमेज। साइज का मतलब हाइट, ये मान लो ऑब्जेक्ट है, इसकी कितनी हाइट है, कितना साइज है इसका, तो साइज ऑफ ऑब्जेक्ट एंड साइज ऑफ इमेज के बीच में हम रेशो फाइंड आउट कर लेते हैं। अब जो भी रेशो आएगी वो एक नंबर ही होता है हमेशा। रेशो क्या होती है? एक नंबर होता है ना। मान लो 2 आया, 3 आया, 3.5 आया, 2.9 आया, पॉइंट में भी आ सकता है। तो क्या है? वो नंबर है। उस नंबर से हमें पता चलता है कि इमेज लार्जर है या स्मॉलर है या फिर सेम साइज की है। ठीक है, आओ समझते हैं। देखो, मैग्निफिकेशन अभी मैंने क्या बोला? इट इज द रेशो ऑफ साइज ऑफ इमेज टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। साइज ऑफ इमेज और साइज ऑफ ऑब्जेक्ट का रेशो है। मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे इसे? मैग्निफिकेशन को स्मॉल m से डिनोट करते हैं, तो स्मॉल m इज इक्वल टू साइज ऑफ इमेज, उसे हम क्या लिखते हैं? h2 या फिर hi या फिर h डैश, बस आगे कोई या फिर नहीं है, तीन चीजों से उसको डिनोट करते हैं। साइज ऑफ इमेज क्या हो जाएगा? या तो हम लिख देते हैं h2, ठीक है। तो साइज ऑफ ऑब्जेक्ट क्या लिखेंगे? h1, h मतलब हाइट, ठीक है, h1 अपॉन h1। और साइज ऑफ इमेज को हम hi भी लिख सकते हैं, i मतलब इमेज, hi अपॉन ho, o मतलब ऑब्जेक्ट। और साइज ऑफ इमेज को हम h डैश भी लिख सकते हैं, h डैश ऐसे लगा देते हैं, इसे बोलते हैं डैश, h डैश अपॉन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट को h लिखेंगे। आई बात समझ में? अगर हम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट को अगर h1 ले रहे हैं तो इमेज के साइज को h2 ही लेंगे। अगर साइज ऑफ ऑब्जेक्ट को ho ले रहे हैं तो इमेज की साइज को hi ही लेंगे। अगर साइज ऑफ ऑब्जेक्ट हमने h लिया तो इमेज का साइज h डैश लेना पड़ेगा, ये ध्यान रखना है बस। ऐसे मत लिख देना h2 अपॉन ho, वो थोड़ा गलत माना जाएगा, ठीक है। तो ये होता है हमारा मैग्निफिकेशन। अब मैग्निफिकेशन क्या है? एक रेशो ही तो है। इससे में क्या पता चलता है? इमेज का साइज क्या है, इमेज बड़ी है या छोटी है या सेम साइज की बनी है, ये पता चलता है। अब ये रेशो है, इसका कोई नंबर आएगा, रेशो की कुछ वैल्यू आएगी, वो वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 1 हो सकता है, 1 से कम हो सकता है, मतलब 0.1, 0.2, 0.8 इस तरह से हो सकता है, 1 से ज्यादा भी हो सकता है, 1.9, 1.8, 2, 3.5 कुछ भी वैल्यू आ सकती है। आई बात समझ में? अब देखो, अगर मैग्निफिकेशन की वैल्यू इक्वल टू 1 आती है, इफ इट इज इक्वल टू 1, देन क्या होगा? जो इमेज का साइज है वो ऑब्जेक्ट के साइज से बराबर होगा। m की वैल्यू अगर 1 आती है, देन व्हाट? इमेज इज ऑफ सेम साइज। क्यों? आ जाओ देखते हैं। m क्या होता है? h2 अपॉन h1, है ना। अब मान लो h2 मतलब साइज ऑफ इमेज, वो ऑब्जेक्ट के बराबर आ गया। मतलब अगर ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर का है तो इमेज का साइज क्या होगा? 2 सेंटीमीटर ही होगा। तो इमेज 2, ऑब्जेक्ट 2, 2 से 2 कैंसिल, 1 आ गया। तो m की वैल्यू अगर 1 आती है, m की वैल्यू अगर 1 आती है तो क्या होगा? जो इमेज है वो सेम साइज का होगा।
ठीक है बच्चों, चलो अगर m की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, ये थोड़ा सा लाइट का प्रॉब्लम हो गया था बीच में, m की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, मतलब 1.2, 1.9, 2, 3, 4, 1 से बड़ा है, तो क्या होगा, इमेज का साइज ऑब्जेक्ट से बड़ा होगा, इमेज इज लार्जर, इमेज इज लार्जर। कैसे? मान लो ऑब्जेक्ट का साइज 2 है, 2 सेंटीमीटर है, ठीक है, और इमेज का साइज 2 से बड़ा मानना पड़ेगा, 4 मान लेते हैं या 3 मान लेते हैं, चलो ओके। ऑब्जेक्ट इमेज का साइज हम मान लेते हैं 3 सेंटीमीटर और ऑब्जेक्ट का मान लेते हैं 2। अब जब इन्हें हम सॉल्व करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो पॉइंट में आंसर आएगा, आंसर शुड बी 1.5, 1.5 जो कि 1 से बड़ा है, 1 से ज्यादा है ना, क्यों है ज्यादा, क्योंकि इसमें इमेज का साइज बड़ा है, इमेज इज लार्जर। तो अगर m की वैल्यू ग्रेटर देन 1 आती है तो इमेज इज ऑलवेज लार्जर, ठीक है, वो हमने लिख दिया। अगर m की वैल्यू लेस देन 1 आती है तो क्या होगा, इमेज इज स्मॉलर, इमेज इज स्मॉलर। आओ फिर से देखते हैं, लेस देन 1 मतलब 0 और 1 के बीच में, लेस देन 1 का मतलब क्या है, 0 और 1 के बीच में। तो अगर इमेज का साइज हम छोटा ले लेते हैं और ऑब्जेक्ट का साइज बड़ा ले लेते हैं, मान लेते हैं कि ऑब्जेक्ट का साइज है मान लो 3 सेंटीमीटर और इमेज छोटे साइज की बनी, मान लेते हैं 2 सेंटीमीटर, तो इमेज का साइज 2 हो गया अपॉन ऑब्जेक्ट का साइज 3 हो गया, तो 2/3। इसे जब पॉइंट में चेंज किया जाएगा तो कैसी वैल्यू आएगी, 0 पॉइंट समथिंग, 0 पॉइंट कितना, 3 6 18, 0.6 समथिंग इतना आएगा, जो कि 1 से कम है, 1 से कम है ना। कब आया ये 1 से कम, जब इमेज का साइज ऑब्जेक्ट के साइज से कम है, छोटा है, मतलब इमेज इज स्मॉलर, तब ये होगा। और कुछ चीजें हैं, अगर मैग्निफिकेशन की वैल्यू नेगेटिव आती है, अगर मैग्निफिकेशन की वैल्यू नेगेटिव आती है, जैसे मान लो -2 आ गया, -1 आ गया, -3 आ गया, माइनस में आ सकता है, तो उसका क्या मतलब है कि इमेज रियल और इन्वर्टेड बनती है। उसका मतलब है इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड। क्यों क्यों मैंने ऐसा लिखा, देखो m का फॉर्मूला ये होता है, m का एक और फॉर्मूला होता है, इसके बाद लास्ट में बताऊंगा। m का फॉर्मूला क्या होता है, h2/h1, इमेज अपॉन ऑब्जेक्ट, राइट। अगर इमेज रियल और इन्वर्टेड हो तो हमने साइन कन्वेंशन में पढ़ रखा है कि प्रिंसिपल एक्सिस से जो नीचे के डिस्टेंसेस हैं, मतलब जो इन्वर्टेड इमेज है उसका जो साइज होगा, उसका जो हाइट होगी, वो नेगेटिव लेनी पड़ेगी, माइनस में लेनी पड़ेगी। तो अगर हमारी रियल और इन्वर्टेड इमेज बनती है तो h2 हमें क्या लेना पड़ेगा, माइनस में लेना पड़ेगा, राइट, माइनस में लेना पड़ेगा। तो यहां पर मान लो ये इन्वर्टेड इमेज है, तो यहां पर जो हमने 2 लिखा है इसकी जगह हम लिख देंगे -2, -2। क्यों लिखा, क्योंकि जो इमेज है वो इन्वर्टेड है और प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है, तो नीचे वाले डिस्टेंसेस को हम नेगेटिव लेते हैं, ठीक है, साइन कन्वेंशन में पढ़ा हुआ। तो यहां पर हम -2 लिख देंगे या -3,